अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें वीडियो की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान की और आप जानते ही हैं कि इलेक्शंस अब खत्म हो गए हैं और लास्ट फेज़ भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन खैर वो डिटेल्स तो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे ही जो भारत से हमें ज्वाइन करेंगे। हम यकीनन उनसे वो डिटेल्स पता करेंगे कि इलेक्शंस कैसे रहे, क्या रिजल्ट्स आए या क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट तो 4 तारीख को है। लेकिन ये जरूर है कि गर्मी बेतहाशा है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि गर्मी जो है वो बहुत है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जी हाँ, इलेक्शंस में लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि लास्ट जो इलेक्शंस की न्यूज़ आई है उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 33 लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं और उसका रीज़न यही है कि जी हीट स्ट्रोक की वजह से। और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो उस स्टाफ में शामिल थे जो कि पोलिंग बूथ पे होते हैं और वहाँ पर इलेक्शंस करवाने में वो मदद कर रहे होते हैं। जी हाँ, उन लोगों की भी जानें गई हैं और ऐसे लोगों की भी जानें गई हैं जो कि यकीनन भारत के लोग जो इलेक्शन में वोट डालने के लिए गए थे या वोट कास्ट करने के लिए गए थे उनकी भी जाने गई है। और रीजन वही है कि गर्मी बहुत है और बहुत ज्यादा इस बार जो है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जो आम तौर पे गर्मी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा हीट वेव्स हैं और हीट स्ट्रोक्स जो हैं वो लोगों को हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, सर को कवर करके चलिए और अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से या ऑफिस से बाहर मत निकलिए जब तक कि आपको बहुत ही इमरजेंसी ना हो जाएगी। ये तो काम किए बगैर गुजारा ही नहीं है। अदरवाइज घर में रहिए, कोई लस्सी वस्सी पीजिए, ठंडी आइसक्रीम खाइए। वैसे आइसक्रीम ठंडी ही होती है, वैसे अब आप लोग बोलेंगे ठंडी आइसक्रीम क्या होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आइसक्रीम खाइए, ठंडा पानी पिए और घर के अंदर रहिए और नहाते रहिए। वैसे तो पानी भी नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में पानी की भी कमी है और कई लोग जो है वो ये शिकायत भी कर रहे हैं कि उनको टैंकर्स पर डलवाने पड़ रहे हैं, खास तौर पे कराची में और लाहौर में। लेकिन ये जरूर है कि ये टैंकर माफिया भी उन्हीं लोगों का है जिन्होंने बाकी सारे पाकिस्तान की बैंड बजा के रखी होती है। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन जाहिर है जब हम एनवायरमेंट पे काम नहीं करेंगे, जब हम दरख्त नहीं लगाएंगे, जब हम हर आदमी हर इंसान पाकिस्तान में ये चाहता है कि जब वो कहीं बाहर जाए तो उसकी गाड़ी जो है वो इस जगह पार्क हो जहाँ पे दरख्त लगाओ, लेकिन दरख्त लगाने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, छांव ढूंढते सब फिर रहे होते हैं। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा ग्रीन बेल्ट को भी खत्म किया गया है और वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बना दी गई और इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में ही हुई है, लेकिन पाकिस्तान में खैर बहुत ज्यादा हुई है। शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो एनवायरनमेंट की भी और क्लाइमेट की भी जो है बैंड बजी हुई है और इस वक्त लोग काफी परेशान है कि किस तरह से इस गर्मी का मुकाबला किया जाए जो अभी अभी शुरू हुई है और आगे काफी दिन चलने वाली है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको अगली न्यूज देते हैं। मोदी जी, हाँ, पीएम मोदी जो है तीसरी बार थर्ड टर्म के लिए मोदी जी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और कहा यही जा रहा है कि इस वक्त तक जो रिजल्ट्स आए हैं उनके हिसाब से पीएम मोदी जो हैं वही थर्ड टर्म के लिए भी जो है तैयार हो गए। मेरे ख्याल में मोदी जी के कपड़े शपड़े बन गए होंगे जिसमें उन्होंने ओथ लेनी है और फिर आते के साथ ही मोदी जी वही अच्छा सा भाषण देंगे कि हम तमाम नेबरिंग कंट्री के साथ टर्म्स अच्छे करेंगे, सबके साथ मिलजुल कर चलेंगे, भुखमरी के खिलाफ लड़ेंगे और जहालत के खिलाफ लड़ेंगे और इसके उसके जो मेन उनके पॉइंट्स होते हैं वो मुझे अच्छे से याद है जो उन्होंने लास्ट टाइम कही थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी। लेकिन ओथ सेरेमनी में क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि करेंगे। लेकिन जब मोदी जी बगैर इनविटेशन के, बगैर दावत के, बगैर वीजा के नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में आ सकते हैं तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी ओथ सेरेमनी में बगैर वीजा के और बगैर इनविटेशन के पहुंच जाना चाहिए। और वहां जाके यकीनन जब वो पहुंच जाएंगे तो मोदी जी उनकी कुछ ना कुछ मेहमान नवाजी भी कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन देखते हैं कि मोदी जी अपनी ओथ सेरेमनी में जो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे तो उस वक्त वो कौन कौन सी कंट्रीज के जो लोग हैं या जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम है या नहीं। वैसे तो हम लोगों को लग यही रहा है कि नहीं होगा, लेकिन मुझे मालूम है मोदी जी बहुत अच्छे दिल के हैं तो शायद वो बुला ही लें और किसी को ना सही तो मुझे ही बुला लें। मैं कोई हेड ऑफ स्टेट थोड़ी हूँ, मुझे बुला लें
उस सेरेमनी में, तो मैं भी वहाँ जाके जो है वो थोड़ा बहुत खा पी कर, और बिरयानी तो शायद नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मोदी जी मैंने सुना वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन बिरयानी भी होती है, वेजिटेबल बिरयानी भी मिलती है वैसे पाकिस्तान में, बाय द वे मैं आप लोगों को ये बता दूँ। तो ख़ैर कुछ ना कुछ खा पी के मैं आ ही जाऊँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मोदी जी बुलाएँगे, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना ये है, हमें इदारों का एहतराम है, हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, लेकिन तोड़ने में है, हालात वहाँ तक लेकर ना जाओ जहाँ से तुम और हम वापस ना आ सकें। यानी कि मौलाना साहब ये शेरो शायरी किसको सुना रहे हैं? यकीनन ये फ़ौज को सुना रहे हैं, एजेंसीज़ को बता रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि केपीके में पॉलिटिकल रैली करते हुए मौलाना साहब ने ये सारी बातें की हैं, और मौलाना साहब ने जो है फ़ौज को अच्छा खासा ललकार दिया है, और उनका यही कहना है कि जी आप लोग जो हैं वो अपनी हदूद में रहें, यानी कि आप आपका जो काम है वही करें, हमें उस हद तक ना ले जाएँ, यानी पॉलिटिशियंस को और पब्लिक को उस हद तक ना ले जाएँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना रहे। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का, और वो बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं मौलाना साहब, जो कि हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा रहे हैं। इस बार मौलाना साहब का मूड कुछ बदला हुआ लगता है, और मौलाना साहब इस मूड में नहीं लग रहे कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ज़रा-सा भी मौका दें, या वो उनको कहें कि हाँ जी, जो करते आए हो लास्ट 76 ईयर्स से आगे भी करते रहो। यकीनन अगर इसी तरह से हमारे सारे ही पॉलिटिशियंस, जैसे नवाज़ शरीफ साहब ने उठकर कहा कि जी 1999 में पाकिस्तान ने गलती की थी, 1999 में पाकिस्तान की तरफ से जो पीस एग्रीमेंट था, उसके पीस एग्रीमेंट के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो वायलेट किया था, तो इसी तरह की बातें अगर हमारे पॉलिटिशियंस करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस सारी बातों का क्रेडिट यकीनन बहुत से लोग इमरान खान को ही देते हैं। उनका कहना ये है कि जी इमरान खान साहब ने जब से टक्कर लिया, लेकिन वो टक्कर उन्होंने अपने लिए ली है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो तो फिर जो मर्जी करते रहो, लेकिन अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। तो इमरान खान की पॉलिसी जो है वो इमरान खान के काम तो बहरहाल अभी तक नहीं आई है, मगर ये ज़रूर है कि पब्लिक ने बोलना शुरू कर दिया। पब्लिक ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को खरी-खरी सुनानी शुरू कर दी, और अब हाल ये है कि भाई लोग या कंपनी जो है उसका हाल ख़राब है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को कंट्रोल करें तो कैसे करें? सोशल मीडिया बंद कर दें, तो कभी ट्विटर को बंद कर दें, तो कभी कुछ और बातें उड़ती-उड़ती हम सुनते हैं, कभी कुछ फैसला हो रहा है और कभी कुछ फैसला हो रहा है। अगर बगैर सबूत के या बगैर किसी चीज़ के एलिगेशन लगाएँगे तो भी जो है सज़ा हो सकती है, और कई तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने बचाव के लिए लाती चली जा रही है। लेकिन अगर नहीं कर रही तो वो ये कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। भई आप लोग सुधर जाइए, आप लोग उल्टी-उल्टी हरकतें मत किया करें, आप लोग जो है वो तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ टर्म्स को अच्छा होने दें, आप लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें, अपने लोगों को रिटायरमेंट के बाद कहें कि जी घर जाओ प्लीज़, घर बैठो जाकर, और यहाँ पे सिविलियन इदारों में मत लगो। आप हमारे यहाँ जो है वो जिसे कहते हैं कि एम्बेसडर्स मत लग जाइए, जा जाके डिफरेंट कंट्रीज में बार बार हर जगह पे अपने फौजी मत लगाइए, जो रिटायर्ड हैं या जो हाजिर सर्विस हैं उनको सिविलियन जॉब्स पे मत लगाइए, हर जगह पे अपनी टांग मत फंसाइए, अपने आप को जो है वो सबसे सुपीरियर मत समझिए। जो काम आपका है सिक्योरिटी का वही कीजिए, बाकी चीजें पॉलिटिशियंस को करने दीजिए, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उन्हीं का काम है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, लोगों को डराया धमकाया जाएगा, लोगों को कहा जाएगा कि अगर जी तुम कुछ बोले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सिलसिला पाकिस्तान में रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि हर चीज़ का कोई ना कोई अंत होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है, कहीं न कहीं जाके वो रुकती है और ख़त्म होती है। और हम सब भी उसी वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान जो है वो, या पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी गलती को मानेंगे और मानकर अपने आप को सही करेंगे, और हम भी ग्रीन पासपोर्ट लोगों को दिखाते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। आपने ये भी देखा कि गल्फ की कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर पे यूएई और कई दूसरी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये पाबंदी भी लगा दी है कि उनको वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जी हाँ, अगर उसकी रीज़न एक ये भी है कि यहाँ से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब और यूएई पहुँचे हैं या दूसरी गल्फ़ की कंट्रीज़ में पहुँचे हैं, और वो वहाँ जाकर भीख माँगते रहते हैं। वैसे भीख माँगने का तो हमारा एक परंपरा है हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग अक्सर ही आपने देखा कि गवर्नमेंट्स तक भीख माँगती है, कटोरा लेके घूमती रहती हैं, तो उसमें ऐसी कौन-सी ख़ास बात है कि आम पब्लिक नहीं माँगती। लेकिन बहरहाल लोगों ने ये एक नया बिज़नेस बना लिया था कि जिसको देखो वो यूएई और
गल्फ कंट्रीज का जो है वो वीजा लेकर और वहां चला जाता है और फिर वहां जाकर भीख मांगते हुए लोगों की कई कई बार वीडियोस भी हमने देखी और हमने शेयर भी की वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर। और यही हाल पाकिस्तान का लोगों ने कर दिया है। और अब हाल ये हुआ है कि दुबई और सऊदी अरब जहाँ के वीज़ाज़ पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से मिल जाते थे, कुछ ख़ास एफ़र्ट नहीं करना पड़ता था, उनके लिए भी वीज़ा पॉलिसी बहुत सख्त कर दी गई है। और अब आपको जो है ना सिर्फ़ ये कि होटल रिज़र्वेशन दिखानी पड़ती है, बल्कि उसके साथ हेल्थ सर्टिफ़िकेट, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ता है और फिर ये बताना पड़ता है कि जी आपने रिटर्न टिकट भी दिखाना है कि आप कितने दिन के लिए रुके हैं और कब वापस जाएँगे। और साथ-साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, चाहे लाहौर या कराची एयरपोर्ट हो, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, तो उन एयरपोर्ट्स के ऊपर पहुँचकर आपको तकरीबन 5,000 दिरहम कैश भी दिखाना पड़ता है, तभी आपको फ्लाइट में जाने की परमिशन मिलती है। अगर आपके पास ये कैश ना हो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ना हो, तब भी आपको जो है वो फ्लाई करने की या आपको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं मिलती। ये हाल कर दिया है हमारे यहाँ के लोगों ने, पाकिस्तानियों का, और बद से बदतर की तरफ ही हम जाते चले जा रहे हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर आरिफ अलवी साहब की। हम उनका कहना ये है कि जी इमरान खान साहब ने अगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दे दिया तो कौन-सा गुनाह कर दिया। जी हाँ, जो इमरान खान बार-बार बांग्लादेश की मिसाल देते हैं और कहते हैं कि जी वो कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए सब पाकिस्तानियों को, जो कि वो तो मैं भी कहती हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि 71 में क्या हुआ था और किस तरह से हमने शिकस्त खाई थी और क्या हमारी गलतियाँ थी। क्योंकि जो बंगालीज़ थे उन या जो बांग्लादेश जो बना है, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पर हम ही लोग जो थे, वो उन लोगों को परेशान कर रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिला। अब इमरान खान का कहना ये है कि कमीशन रिपोर्ट जो है, वो सबको यकीनन पढ़नी चाहिए। जी, और बात हम करेंगे कुवैत की। जी हाँ, आपको हम बताते चलें कि कुवैत के वली-अहद मुकर्रर कर दिए गए हैं शेख सबा अल खालिद अल हम्द अल सबा। काफ़ी मुश्किल नाम है, इतना लंबा नाम है, मुझे लग रहा है एक कुवैत के बजाय मुझे मद्रास के लग रहे हैं। वो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें वो इतना लंबा नाम बताते थे ना, वो क्या नाम था उस मूवी का, शायद उसमें वो अरशद वारसी भी थे, अजय देवगन भी थे। हाँ, तो उसमें बड़ा लंबा-चौड़ा वो नाम बताते हैं, इसी तरह से मुझे शेख साहब का नाम भी जो है वो बड़ा लंबा-चौड़ा सा लग रहा है। बहरहाल इनको कुवैत का वली-अहद जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया, बना दिया गया बल्कि। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में फिर आग लग गई। जी हाँ, अब इस्लामाबाद जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे मार्गला हिल्स है और मार्गला हिल्स पे हर साल जो है वो समर में जो है वो आग लग जाती है और उसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। और कई बार ये भी कहते हैं कि ये लोग जो जो दरख्त चोरी करते हैं, वो लोग भी ये आग लगा देते हैं कि जब जाके वो दरख्त काउंट होने की बारी आती है, जिसमें उनको फँस जाने का खतरा होता है, तो ये लोग जो हैं उसको आग लगा देते हैं ताकि फिर वो काउंटिंग में गड़बड़ की जा सके और बताया ना जा सके कि जी इतने दरख्त जो थे वो चोरी कैसे हो गए। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस तरह से लकड़ी चोरी करता है और दरख्त काट के ले जाता है। और उसको अभी से नहीं, बचपन से मैं देख रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी तब से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इस तरह से आग लगती है और इसी तरह से जो है वो लकड़ी चोरी की जाती है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर ज़ाहिर है कि कोई इसको रोक नहीं रहा, कोई इसको रोक नहीं पा रहा। उसकी रीज़न भी यही है कि बड़े-बड़े नाम और बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ज़ाहिर है उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। और इस वजह से इनको फिर सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी भी कल परसों भी जब मैं बाहर गई थी मार्केट तक, तो हमने देखा कि कई हेलीकॉप्टर्स जो थे वो मार्गला हिल्स की तरफ जा रहे थे, पानी की जो बकेट्स थे वो ले लेकर, और ताकि वहाँ पे आग बुझाई जा सके। और अभी तक यही बताया जा रहा है कि वो आग जो लगी है वो काबू में नहीं आई है। बात हम करेंगे एक बार फिर एक माह में जी पेट्रोल ₹25 और डीज़ल जो है ₹20 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। जी हाँ, ये कहना है जी हमारे मिनिस्टर साहब का। लेकिन ये भी बता दीजिए कि कितने दिन के लिए आपने सस्ता किया? वैसे भी ये करते ही हैं कि पहले ₹70 बढ़ा देते हैं और उसके बाद ₹20 कम कर देते हैं। और हमारी आम सी सादी पब्लिक है, हमारी पब्लिक जो है वो इंतहा की ढक्कन है। वो फिर सोचती है वाह जी वाह! गवर्नमेंट ने तो जी ₹25 कम कर दिए, लेकिन उससे पहले ₹70 जो बढ़ाए थे, वो बात किसी को याद नहीं रहती। बात करेंगे टी20 की। जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में होने जा रहा है,
उसके लिए जी कहा यह गया है कि पाक भारत मैचेस जो होंगे 9 जून को, पाक भारत मैचेस के अलावा भी एक आध मैच और भी होगा शायद, तो उसमें जी टिकट्स जो है वो कम पड़ गए हैं, टिकट्स जो है वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ये और बात है कि हमारे बहुत से दोस्त जो है वो ये कह रहे हैं भारत से बैठ के मत खेलो मत खेलो मत खेलो। और मैंने उनके उनके उस वीडियो के ऊपर जब वीडियो बनाई तो जी लोगों ने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक बात की थी और उन्होंने ठीक कहा था कि पाकिस्तान के साथ ये कुछ हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, बम्बे अटैक हुआ, पता क्या 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 उन्होंने गिनाया। और उसके बाद हमें मैचेस और ये सब कुछ नहीं खेलने चाहिए। लेकिन बहरहाल एज अ पाकिस्तानी मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को एक मौका और देना चाहिए और हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी गलतियां मानकर आइंदा के लिए जो है ऐसी बातें रोकनी चाहिए जिससे भारत को किसी भी किस्म का कोई दुख हो, कोई बुरी बात लगे या कोई नाराजगी हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो जो लोग वीडियो बना रहे थे कि जी मैच नहीं होना चाहिए, मैं उनकी जो उनका जो ओपिनियन है मैं उसकी भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी गलत मैं भी नहीं कह रही कि भाई एक मौका और दीजिए और क्रिकेट और स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को अपने लड़ाई झगड़ों से अलग रखें, कोशिश करें कि थोड़ा सा बेहतरी आ सके। लेकिन बहरहाल जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में मैचेस नहीं खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, तो उनकी उनकी बात की भी मैं फुली रिस्पेक्ट करती हूँ और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन गलत मैं भी नहीं कह रही, मैंने माननी नहीं है अपनी गलती। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं कभी नहीं मानती, तो मैं नहीं मानूंगी। और खैर मान तो वो भी नहीं रहे लोग अपनी गलती को, जो यानी अपनी बात को भी, वो भी अपनी बात के साथ स्टैंड कर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं भी अपनी बात के साथ स्टैंड कर रही हूँ जहां पे मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को बदलना होगा और अपने आप को बदलना चाहिए और उनको भारत के साथ दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हम अफोर्ड कर भी सकते तब भी हमें एक अच्छा इंसान बन के, एक अच्छा पड़ोसी बन के पाकिस्तान को दिखाना चाहिए सबको। और इसके लिए यकीनन बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हमारे टर्म्स ठीक हों और हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे से रह सकें और जो गलतियां पहले होती रही और हम जानबूझकर करते रहे वो गलतियां हम दोबारा ना रिपीट करें। बहरहाल देखते हैं कि जी T20 मैचेस में ये कहा जा रहा है कि सारे टिकट्स जो हैं वो बिक चुके हैं और अब लोग टिकट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे। लेकिन बहरहाल यकीनन ये मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और सब लोग उसको देखना चाहेंगे। हमारे कई दोस्त जिसमें रिजवान हैदर भी हैं जो कि जिन्होंने मेरे साथ टीवी चैनल पर भी काम किया है, और मैं और रिजवान एक साथ ही टीवी चैनल हमने ज्वाइन किया था और एक साथ ही छोड़ा भी हमने एक साथ ही, इत्तेफाक है। तो रिजवान जो है वो स्पोर्ट्स चैनल, अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स का करते हैं और उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें रिजवान यही कह रहे थे कि वो अमेरिका जा रहे हैं और इन मैचेस को कवर करने के लिए। वैसे वो इंग्लैंड में रहते हैं, अब पहले पाकिस्तान में थे, अब इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से वो अमेरिका जा रहे हैं ये सारे मैचेस को कवर करने के लिए। तो यकीनन गुड लक टू यू रिजवान, और आई होप कि किसी ना किसी टाइम पे मैं रिजवान को भी लाने की कोशिश करूंगी T20 मैचेस से पहले। वैसे तो वो मेरे साथ कोई खास नखरे नहीं दिखाते, लेकिन बहरहाल बिजी हैं और मुझे मालूम है, अंदाजा है, मैं बिल्कुल मुझे आइडिया है कि बहुत ज्यादा बिजी होंगे वो आजकल मैचेस को कवर करने में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी रिजवान से रिक्वेस्ट करने की कि किसी वक्त वो आए और हमारे शो को ज्वाइन करें और जरा T20 पे हम बात करें। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, जल्द ही फिर आएंगे। वैसे तो खैर हम आजकल बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की जीत को, और यकीनन मोदी जी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर भारत में आने वाले हैं, बल्कि समझिए आ ही चुके हैं। और इसके लिए यकीनन हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी कंट्री के लिए तो हमेशा अच्छा करते ही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मोदी जी एक नज़र हमारे पर भी डाल लीजिए और थोड़े से टर्म्स हमारे साथ भी ठीक कर लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहें, ठंडे में रहें और अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो परेशान ना हो, इसलिए कि रोज दिन बदलता है और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम, जिसको आप आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, कल आपको ऐसा लगे कि ये तो कोई मसला ही नहीं था, ये तो कोई इशू ही नहीं था। तो बिल्कुल अपना बहुत ख्याल रखिए, सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। जिए और जीने दें। थैंक यू।